नमस्कार, मैं किरण त्रिपाठी प्रस्तुत करने जा रही हूँ मेघाए कविता की व्याख्या। इस कविता को लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने, जिनका जन्म 1927 में बस्ती ज़िले में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में है। इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की और प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने बस्ती ज़िले से ही प्राप्त की थी। पराग, दिनमान आदि पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। इन्होंने जो पुरस्कार प्राप्त किया उसका नाम है साहित्य अकेडमी। इन्होंने अध्यापकीय कार्य भी किया। एक स्थान पर इन्होंने क्लर्क की भी नौकरी की। इन्होंने आकाशवाणी में भी कार्य किया था। 1983 में इनका देहांत हो गया था। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग इनकी प्रमुख कविताएं हैं। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों लिखे हैं, मतलब कि कविताएं भी लिखी हैं, उपन्यास, निबंध, संस्मरण वगैरह भी इन्होंने लिखा हुआ है। तो प्रस्तुत पाठ में कवि ने मेघों के सौंदर्य का वर्णन किया है। जगह जगह पर मानवीय करण अलंकार की छटा आप देख सकते हैं। संकलित कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सजकर आए प्रवासी अतिथि अर्थात दामाद से की है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर जो उल्लास का वातावरण बनता है, मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को दिखाया है। गांव में जब कोई दामाद आता है, मतलब कि जमाई आते हैं, तो उनका लोग बड़े प्रसन्नता से स्वागत करते हैं और गांव के लोग घेर करके उन्हें बैठ जाते हैं और उनकी आवभगत करते हैं। तो कहने का भाव यह है कि वर्षा ऋतु आ गई है। पूरा आकाश काले बादलों से आच्छादित हो गया है। पूरा आकाश सुंदर और मनमोहक लग रहा है। आकाश में बादल तरह तरह का रूप धारण कर रहे हैं। बादलों का सौंदर्य अपने चरम पर है। बादल बन संवर कर वर्षा करने के लिए तैयार है, ठीक उसी प्रकार से जैसे दामाद बन ठन करके अपने ससुराल जाने के लिए तैयार होता है। इस कविता में माधुर्य गुण स्थान स्थान पर मानवीकरण अलंकार की छटा है। तद्भव और देशज शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। तो चलिए कविता की व्याख्या शुरू करते हैं। पहली पंक्ति में कवि क्या कह रहा है? मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो पहली पंक्ति में आपने देखा कि बड़े बंठन के संवर के में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और मानवीकरण अलंकार भी है। जहाँ पर निर्जीव को सजीव दिखाया जाए वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है, और जहाँ पर दो या दो से अधिक बार वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो कवि कह रहा है कि बादलों ने बड़ा सुंदर रूप धारण कर लिया है, सज संवर कर वह तैयार हैं, अपने ससुराल पहुँच गया है। और बादल जब आए तो तेज हवाएं बहने लगी। क्या लिखा है? आगे आगे नाचती गाती बयार चली। तो यानी बादलों के आने से तेज हवाएं चलने लगी। तेज हवाएं किसका प्रतीक है? गांव के बच्चों का प्रतीक है। पुराने जमाने में जब गांव में कोई मेहमान आता था तो गांव के बच्चे दौड़ करके बताने जाते थे कि फलाने घर में मेहमान का आगमन हो रहा है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। तेज हवाओं के चलने से जो घर के दरवाजे और खिड़कियां थे, वो खिड़कियां दरवाजे खुलने लगी। तो कवि ने इसको प्रतीकार्थ में कहा है। जब गांव में कोई मेहमान आते हैं तो गांव की जो औरतें होती हैं घर के बाहर नहीं निकलती हैं, छिप करके दरवाजे और खिड़कियों से उन्हें उचक उचक करके देखती हैं कि यह मेहमान कहाँ से आया है, यह परदेसी कौन है, किसके यहाँ जा रहा है। औरतें खुल करके सामने नहीं आती हैं बल्कि छिप छिप करके देखती हैं। जो लोग पुराने जमाने के होंगे वो लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर सब मानवीकरण अलंकार है। फिर क्या कह रहे हैं आगे कवि? पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। पाहुन ज्यों आए हों, यहाँ पर ज्यों मन मानो मनो, जन जानो जनो, मानो की जानो की, ज्यों की शब्दों का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ पे
उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो मेघ इतने अच्छे से सज संवर के आए हैं जैसे कि गांव में शहर से कोई दूल्हा आता है। आदमी दुनिया में सबसे ज्यादा बन ठन करके तैयार होकर के कहाँ जाता है? अपने ससुराल में जाता है। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। तो तेज हवाएं चलने से पेड़ झुकने लगे, कभी ऊपर उठ जाते थे, कभी झुकते थे। तो कवि यहाँ पर कल्पना कर रहा है कि जो पेड़ है, पेड़ जो है गांव के लोगों का प्रतीक है कि जब मेघ रूपी दामाद आता है तो सब लोग जो है गर्दन उचका उचका करके मेघ को देखने का प्रयास करते हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, तो तेज आंधी बह रही है, आंधी बहने की वजह से धूल उड़ रही है। तो धूल जो है गांव की लड़कियों का प्रतीक है। होता क्या है कि गांव में जब कोई दामाद वगैरह आता है, मेहमान आता है, तो जो गांव की लड़कियां होती है, छोटी लड़कियां होती है, बड़ी शर्मीली होती हैं, वो जल्दी जल्दी भागने लगती है वहां से शर्मा करके। तो यहाँ भी मानवीकरण अलंकार है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बनठन के सवर के। तो मेघ जब आए तो नदी क्या करती है? थोड़ी देर वह ठिठक जाती है और अपने घूंघट को सरका करके और तिरछी नजर से मेघों को देखने की कोशिश करती है। तो जो नदी है गांव की युवा महिलाओं का प्रतीक है। गांव की जो युवा महिलाएं होती हैं, जो नई नवेली दुल्हनें होती हैं, वो घूंघट निकाल के रखती हैं। वो सीधा मुंह खोल करके नहीं देखती हैं, बल्कि घूंघट सरका करके तिरछी चितवन से लोगों को देखने का प्रयास करती हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। तो गांव का जो हर गांव में एक पीपल का पेड़ होता है जो बहुत पुराना होता है। पीपल का जो पेड़ है घर के बड़े बुजुर्ग का प्रतीक है। जब घर में कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले घर के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वही आगे बढ़ करके स्वागत करते हैं और हालचाल पूछते हैं। तो गांव का जो बूढ़ा पीपल है वो आगे बढ़ करके मेघों का स्वागत करता है और उनका हालचाल पूछता है, कुशल क्षेम पूछता है। बरस बाद सुदनीनी बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ के। तो जो लता है वह जो है सहेली का प्रतीक है, नायिका की सहेली का प्रतीक है। वह व्याकुल लता जो है दरवाजे की ओर से छिप करके मेघ से शिकायत करती है कि बहुत दिन बाद आपने खोज खबर लिया। जैसा कि गांव में गांव की औरतें होती हैं, सामने नहीं जाती हैं, दरवाजे के पीछे से छिप करके बात करती हैं। तो वो भी दरवाजे के पीछे से छिप करके कह रही कि बहुत दिनों बाद आपने खोज खबर लिया। हरसाया तान लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। तो गांव में जब पुराने जमाने में लोग जाते थे, मेहमान जब जाते थे, जो बहुत आदरणीय लोग होते थे, उनका लोग परात में पानी लेकर के पैर धुलते थे। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धुले थे, पांव पखारे थे। तो ताल जो है वो सेवक का प्रतीक है, नौकर का प्रतीक है। और ताल जो है प्रसन्नचित होकर के जैसे लग रहा है स्वयं को प्रस्तुत कर रहा है मेघों का चरण पखारने के लिए। तो संपूर्ण कविता में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मानवीकरण की अलंकार की छटा दिखाई दे रही है। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की। तो क्षितिज उस स्थान को कहते हैं जहाँ पे दूर धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जब धरती और आकाश का मिलन हुआ तो आकाश में क्या होती है? बिजली चमकती है। क्षमा करो गांठ खुल गई भरम की। धरती ने आकाश बादलों से कहा कि मुझे माफ कर दो, मुझे ये भ्रम था कि तुम नहीं आओगे, मुझे ये ऐसा भ्रम हो गया था कि तुम मुझे भूल गए हो, तुम नहीं आओगे। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। और बादलों के आंखों से जो है मिलन रूपी आंसू बरसने लगे, अर्थात बारिश होने लगी। तो बारिश जो है आंसू का प्रतीक यहाँ पर कवि ने बताया है। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। तो बादल कहीं रोता है? बादल तो बरसता है, वो निर्जीव है। तो बादल को भी यहाँ पे सजीव बताया गया है। तो आपने देखा कि संपूर्ण कविता में मानवीकरण अलंकार है। यहाँ पे देखिए क्षितिज अटारी में रूपक अलंकार है, ठीक है। दामिनी दमकी में अनुप्रास अलंकार है। भरम जो शब्द है यह तद्भव भाषा
देशज भाषा का प्रतीक है। झर में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। यहाँ पर ऊपर आते हैं, इसके ऊपर वाला जो स्टेंजा है उसमें लिखा है बरस बाद सुधिलिनी, बरस बाद में भी अनुप्रास अलंकार है। और ऊपर चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं पेड़ झुक झांकने लगे, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। तो इसी के साथ हमारी ये कविता समाप्त होती है। नमस्कार।